हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी कि जो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, आज हम उस सिद्धांत के बारे में जानेंगे और उनकी जो 8 अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं पर बात करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों चलिए चलते हैं एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की तरफ कि सिद्धांत क्या कहता है और उनकी 8 अवस्थाओं ने क्या बताया है। दोस्तों एरिक्सन का मानना है कि मनुष्य सामाजिक परिवेश में रहता है अतः उसके विकास पर सामाजिक अनुभव का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। एरिक्सन जी कह रहे हैं कि मनुष्य सामाजिक परिवेश में रहता है और जो समाज में जो अनुभव करता है, क्रिया करता है, उन अनुभव का उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सामाजिक संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि इसलिए सामाजिक संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी एरिक्सन जी कह रहे हैं कि एक मनुष्य है वह सामाजिक परिवेश में रहता है, अपना जीवन यापन सामाजिक परिवेश में करता है, सामाजिक वातावरण में करता है और उसके अनुभव और क्रियाओं का जो प्रभाव है उसके विकास पर पड़ता है। इसलिए मनुष्य का जो अध्ययन है सामाजिक संदर्भ में करना चाहिए। एरिक्सन ने मनुष्य के सामाजिक संदर्भ में अध्ययन करके 8 अवस्थाओं को बताया है। दोस्तों कौन कौन सी वो 8 अवस्थाएं देखते हैं। सबसे पहली अवस्था है विश्वास अविश्वास की अवस्था, दूसरी है स्वतंत्रता एवं संदेह की अवस्था, तीसरी है पहल और अपराध की अवस्था, चौथी है दोस्तों परिश्रम व हीनता का भाव, फिर है पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था, मित्रता और अलगाव की अवस्था, सृजनात्मक निष्क्रियता की अवस्था, फिर है ईमानदारी और निराशा की अवस्था। ये 8 अवस्थाएं एरिक्सन ने बताई है। दोस्तों एक एक करके हम अवस्थाओं पर बात करते हैं। सबसे पहली अवस्था देखते हैं विश्वास और अविश्वास की अवस्था। विश्वास और अविश्वास की अवस्था दोस्तों ये है जन्म से 1 वर्ष तक की। हम कह रहे हैं कि जन्म से 1 वर्ष तक की इस अवस्था में बच्चे में आत्मविश्वास जागृत होता है, स्वयं आत्मसम्मान जागृत होता है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है परिवार के सदस्यों के द्वारा और माता पिता के द्वारा बच्चे के संवेगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और जब संवेगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है दोस्तों तो क्या है उसको आत्मसम्मान मिलता है, यानी कि उसके संवेगों की पूर्ति हो रही है, उसकी बातों को रखा जा रहा है, मान दिया जा रहा है, तो उसके आत्मसम्मान दिया जा रहा है, यानी कि आत्मसम्मान जागृत होता है। कौन सी अवस्था में? जब बच्चा 1 वर्ष का होता है, लाड प्यार दिया जाता है परिवार के द्वारा और अन्य रिश्तेदार सदस्य माता पिता के द्वारा उसको लाड प्यार किया जा रहा है, उसका आत्मसम्मान किया जा रहा है, यानी कि उसकी संवेगों की पूर्ति हो रही है। तो दोस्तों इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है? आत्मसम्मान जागृत होता है। फिर कह रहे हैं और यदि नहीं होता है, यानी कि वो कह रहे हैं विश्वास और अविश्वास की अवस्था, यदि उसकी जो लाड प्यार नहीं दिया जा रहा है, यदि उसके संवेगों की पूर्ति नहीं होती है, तब क्या है? अविश्वास की भावना आ जाती है बच्चे के अंदर, यानी कि वह दूसरों को विश्वास कम करना छोड़ देता है, खुश रहना छोड़ देता है, दूसरों से आशा रखना खत्म कर देता है और बच्चे में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो अवस्था है कह रहे हैं स्वतंत्रता एवं संदेह की अवस्था। ये अवस्था है दोस्तों है 3 वर्ष की। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है स्वतंत्रता एवं संदेह की अवस्था उसमें उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में क्या बता रहे हैं? स्वतंत्रता एवं संदेह में आत्मसम्मान, यानी कि वह ज्यादा आत्मसम्मान प्राप्त कर लेता है 1 वर्ष में, 2 वर्ष तक, और 3 वर्ष में आकर क्या है? बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने क्रियाओं में आत्मनियंत्रण कर लेता है, यानी कि अपने आप में बच्चे में स्वतंत्र आत्मनियंत्रण आ जाता है और आत्मनियंत्रण करने लगता है, अपनी क्रियाओं में आत्मनियंत्रण करने लगता है। हम कह सकते हैं इस अवस्था में बच्चा अपनी दिनचर्या में समायोजन करने लगता है, अपनी दिनचर्या के साथ व्यवस्थित रूप से रहने लगता है, व्यवस्थित कार्य करने लगता है। उसको पता है इस अवस्था में कभी छोटे बच्चे क्या स्कूल जाने लगते हैं नर्सरी क्लास में, उसको पता है कि मुझे सुबह उठकर स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, खाना खाना है, तो अपने दिनचर्या के साथ समायोजन होने लगते हैं, अपने कार्य करने लगते हैं। फिर कह रहे हैं संदेह की अवस्था, यानी कि जब इन बच्चों में स्वतंत्र रूप से इनको स्वतंत्रता नहीं मिलती है जिससे कि वे नियंत्रण कर पाए, तब उनमें संदेह जैसा विकास हो जाता है, यानी कि संदेह की भावना आ जाती है। उसके बाद बता रहे हैं दोस्तों पहल और अपराध
की अवस्था। ये दोस्तों 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है, पहल और अपराध की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे के पहल और अपराध की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है, बता रहे हैं, और स्कूल में जाकर के सामाजिक कार्य करने लगता है और सामाजिक अनुशासन के नियमों का पालन करता है, और उसके जीवन में जितनी भी वो क्रियाएं करता है उन क्रियाओं को क्या है, उसके जो यहाँ पर हमने आत्मसम्मान दिया, स्वतंत्र यानी कि उसके नियंत्रण को हमने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र कर दिया उसके कार्य में, ताकि वह अपना कार्य कर सके। इस अवस्था में आकर व्यक्ति में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, बच्चे में जो पहल जैसी तय हो रही है, अगर उनके बातों का मान दिया जा रहा है यानी कि उनके कार्यों की पहल की जा रही है, तब तो वे संतोषजनक यानी कि संतोष आत्मसम्मान प्राप्त करते हैं। यदि उन बातों की पहल ना की जाए यानी कि उन बातों का महत्व नहीं दिया जाए जो बच्चा इस अवस्था में करता है, मान लीजिए अगर स्कूल में विद्यालय जा रहा है, उस विद्यालय में उसने कोई ऐसा कक्षा में कार्य करा और उसको एप्रिशिएट नहीं किया गया, जब इन बच्चों को एप्रिशिएट नहीं किया जाता है तो विपरीत अवस्था में क्या है, अपराध की भावना उत्पन्न हो जाती है इन बच्चों में। यदि हम सीधे सीधे कह सकते हैं पहल और अपराध की अवस्था में क्या होता है, बच्चे के कार्य को महत्व दिया जाए, उसकी पहल की जाए, तब तो बच्चे को आत्मसम्मान प्राप्त होता है यानी कि संतोषजनक उसको आत्मसम्मान मिलता है। और यदि उसकी महत्व नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर विपरीत अवस्था में अपराध की भावना उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों परिश्रम व हीनता की भावना। यह भावना 7 से 11 वर्ष के बच्चे में आती है, परिश्रम और हीनता की भावना। इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है, सामाजिक तौर तरीके सीख जाता है, सामाजिक नियमों का पालन करने लगता है और समाज में छोटे छोटे कार्य में क्या है, अपना सहयोग देने लगता है। दोस्तों कह रहे हैं सामाजिक हीनता की भावना और समाज के साथ निम्नलिखित कौशलों को सीखने लगता है। हम कह सकते हैं कि अगर बच्चा स्कूल में जाकर कोई सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेता है, जो स्कूल में सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उन क्रियाकलापों में भाग लेता है, यदि उन जैसे हम कह सकते हैं उनमें भाग ले रहा है और वह बच्चा क्या है उस या प्रतियोगिता में भाग ले रहा है या किसी कार्यक्रम में भाग ले रहा है, उस कार्यक्रम में उस बच्चे को कोई श्रेणी नहीं मिली हो, या हम कह सकते हैं किसी प्रतियोगिता में उसने भाग लिया, उस प्रतियोगिता में उसको वो जीता ना हो या फिर उसको उसकी विजय नहीं हो, तो क्या होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर हीनता का भाव आ जाएगा। यदि उस व्यक्ति का जो परिश्रम उसने किया है या हम कह सकते हैं उसने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की और उसका रिजल्ट क्या है फेल का आया, तो क्या वो उसके परिश्रम अनुसार उसको फल नहीं मिलता है, सफल नहीं हो पाता है, संवेगों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तब बच्चे के अंदर हीनता का भाव आ जाता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था। यह अवस्था दोस्तों 13 से 18 वर्ष तक की है। ये अवस्था 18 वर्ष तक की है, यानी कि इस अवस्था में स्वयं भावना का विकास हो जाता है। पहचान या हम कह रहे हैं पहचान की भूमिका और द्वंद्व की अवस्था। इस अवस्था में क्या है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो बच्चा है पूर्व किशोर अवस्था में है दोस्तों, तो क्या इस अवस्था में पहचान जैसे हम कह सकते हैं बच्चा स्वयं को पहचानने लगता है, यानी कि अपनी योग्यताओं को, अपनी कमियों को, अपनी क्षमताओं को, रुचि, उसको पसंद नापसंद क्या है, इन सबको जानने लगता है। यदि इन सभी क्रियाओं को मान दिया जाता है, यदि महत्व दिया जाता है तो क्या है, तब तो ठीक है, यानी कि संतोषजनक उसको संतुष्टि मिल रही है। यदि महत्व दिया जा रहा है पहचान और भूमिका की अवस्था और उसकी कमियों को अगर उसकी योग्यताओं को पहचान किया जा रहा है, उसकी कमियों को दूर रखा जाए, यदि इसकी कमियों को देखा जाए, योग्यताओं को पीछे किया जाए, तब क्या उस व्यक्ति में द्वंद्वात्मक भावना उत्पन्न हो जाती है। वो कह रहे हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति में पहचान जैसे किसी चीज की गुणवत्ता को पहचानने की योग्यता आ जाती है, उसका विकास हो जाता है, सामाजिक तौर तरीके पे अपनी पहचान बनाने की योग्यता आ जाती है। यदि उन सारे कार्यों को महत्व दिया जाए तब तो ठीक है, यानी कि उनको संतोषजनक अपना आत्मसम्मान प्राप्त होगा। यदि नहीं हो तो क्या है, द्वंद्वात्मक जैसी उसमें भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। फिर कह रहे हैं दोस्तों, फिर दूसरा है मित्रता और अलगाव की अवस्था। ये अवस्था है 19 से 35 वर्ष की। इस अवस्था में 19 से 35 वर्ष का जब कोई व्यक्ति है 19 से 35 वर्ष का हो चुका होता है, तब हम कह सकते हैं इस अवस्था में व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो चुका होता है। संपूर्ण विकास हम कह सकते हैं परिपक्वता की स्तर पर आ जाता है और अपने कार्यों में क्या है, संपूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेता है, पूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेता है, पूर्ण विकास हो जाता है, विकासात्मक पूरा विकास
विकासात्मक अवधि क्या है, 18 वर्ष तक है। 19 से 35 वर्ष में उसमें सामाजिक जो उसने जितने भी क्रियाएं की उन सब का अनुभव करके क्या परिपक्वता के स्तर पर पहुंच जाता है 19 से 35 वर्ष में। ये अवस्था कह रही है दोस्तों मित्रता और अलगाव की भावना। मित्रता और अलगाव की भावना। दोस्तों मित्रता इस अवस्था में क्या है, बच्चा परिपक्व हो गया, विवाह कर अपना घर बसाना उसने प्रारंभ कर दिया, घर बसाता है जो व्यक्ति है और मित्रताओं से घनिष्ठ संबंध रखता है और उनके और घनिष्ठ संबंध रखता है परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध या रिश्तेदारों के साथ। दोस्तों तो इस अवस्था में क्या है, त्याग और आत्मसमर्पण जैसे भावनाओं का विकास हो जाता है। मित्रता और अलगाव की अवस्था में दोस्तों के त्याग और आत्मसमर्पण जैसा, यानी कि अपने परिवार के लिए समर्पण होने के लिए तैयार रहता है, अपने समाज के लिए समर्पण होने के लिए तैयार रहता है और अपने रिश्तेदारों के लिए त्याग समर्पण देने के लिए तैयार, समर्पण होने के लिए तैयार रहता है। तो इस अवस्था में अपने परिवार के सदस्य और अपने मित्रों के लिए आत्मसमर्पण और त्याग जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि वह समाज में इस प्रकार से समायोजन कर पाता है तब तो ठीक है, यदि वह इस प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा है, सामाजिक तौर तरीके से आत्म या त्याग नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों सृजनात्मक निष्क्रिय की अवस्था, यानी कि सृजनात्मक निष्क्रिय की अवस्था। यह अवस्था है दोस्तों वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था, इस अवस्था में क्या है, निष्क्रिय की अवस्था। इस अवस्था में उस व्यक्ति की योग्यता क्षमताएं शिखर तक पहुंच जाती हैं और उसमें संपूर्ण शक्ति का विकास हो जाता है, क्योंकि उसने अपने सारे जीवन को जीकर उसकी जो सृजनात्मक शक्तियां हैं उनसे जो उसने काम किया है, अनुभव किया है, वह सोचता है क्या मैंने वह काम किया है, मैंने अपनी योग्यताओं से काम किया है, अपने समाज में योगदान दिया है। यदि मेरी योग्यताओं द्वारा जो समाज को योगदान दिया है अगर समाज के काम का है तब तो वह खुश होता है। यदि उसकी योग्यताएं अगर समाज के काम के लिए नहीं है, किसी भी कार्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं रखती हैं, तब क्या वह व्यक्ति निष्क्रियता की भावना में यानी कि निष्क्रियता की अवस्था में चला जाता है, निष्क्रिय हो जाता है व्यक्ति। क्योंकि पहले तो वो सोचता है जिस योग्यता से मैं कोई कार्य कर सकता हूँ, अगर वो मेरी योग्यता किसी व्यक्ति के काम की हो या समाज के काम की हो तब तो मेरी योग्यता अच्छी है और उस व्यक्ति को खुशी मिलेगी कि मैंने अपनी योग्यता अपनी क्षमता द्वारा किसी का कार्य करा और दूसरा व्यक्ति भी खुश हुआ। अगर उसकी योग्यता किसी के काम की नहीं है तब क्या उसके अंदर निष्क्रिय आ जाती है, वह कार्य को नहीं कर पाता है, सृजनात्मक निष्क्रिय यानी कि उस योग्यता में निष्क्रिय यानी कि अनएक्टिव हो जाता है और व्यक्ति उस कार्य को नकारात्मक रूप से देखने लगता है। उसके बाद है दोस्तों ईमानदारी और निराशा की अवस्था। ईमानदारी और निराशा की अवस्था ये दोस्तों है जीवन की अंतिम अवस्था। हम कह सकते हैं ये जीवन की अंतिम अवस्था है, जीवन की अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था इसमें क्या करता है व्यक्ति, इस अवस्था में जब पहुंचता है वह अपने संपूर्ण जीवन की जन्म से लेकर या बचपन से लेकर किशोर अवस्था बाल अवस्था संपूर्ण जीवन कल्पना करता है और सोचता है जो मैंने अपने जीवन में कार्य किया है, जो मैंने अपनी क्षमताओं से समाज में योगदान दिया है या अपने परिवार के लिए किया, अपने रिश्तेदारों के लिए किया, वह सोचता है कि जो मैंने कार्य किया है क्या वह मेरा कार्य ठीक है और यदि मेरी क्षमताओं से मेरा योगदान दिया है, अपना जो कार्य किया है समाज में वह कार्य ठीक रूप में किया है, अगर वह अपने कार्य में सफल होता है तब तो वह आत्मसम्मान प्राप्त करता है। यानी कि वो कहता है कि अगर मैंने अपना कार्य ईमानदारी से किया है, समाज में सहयोग जो दिया है और अपनी सफलता असफलता को याद करता है, यदि वह सफल रहता है तब तो उसे आत्मसम्मान प्राप्त होता है और वह सोचता है कि मैंने जो कार्य ईमानदारी से नहीं करा है और उसको असफलता मिलती है तो क्या उस व्यक्ति में निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। हम सीधे कह सकते हैं ईमानदारी और निराशा की अवस्था में क्या है व्यक्ति अंतिम समय में क्या सोचता है, जो मैंने जीवन भर कार्य करा है, कह रहे समाज के साथ जो कार्य किया है, समाज को जो योगदान दिया है, क्या मैंने वह दिया। अगर व्यक्ति ने जो सोचता है मन में अगर मैंने जीवन भर में जो योगदान दिया है और वह सफल रहा है तब तो उसे संतोष यानी कि संतोष मिल रहा है, संतुष्टि प्राप्त हो रही है, आत्मसम्मान प्राप्त हो रहा है, स्वयं नियंत्रण प्राप्त
हो रहे, यदि वह नहीं कर पाया, यानी कि वह नहीं कर पाया और असफल रहा अपने सामाजिक रूप से योगदान देने में, तब व्यक्ति में निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों ये थी हमारी मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत जो एरिक्सन द्वारा हमारी 8 अवस्थाओं को बताया। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।